कहानी शुरू होती है बड़े घर की बेटी से। कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। शुरू करते हैं। कहानी का किरदार शुरू होता है बेनी माधव सिंह के नाम से, जो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध को वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनकी विशेष प्रेम था। आयुर्वेद पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खड़ल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और समय किसी न किसी पात्र का पाठ कर लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियां को कुटुंब से मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश के दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण है कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उनको अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा का यही एक उत्तम है, अपनी खिचड़ी अलग पकाया जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानूस, अन्नेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सबकी सब जीवित रही। पिछली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया था, तो आंखें खोली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहती थे कि ऋण बोझ बढ़े, और न ही स्वीकार था कि अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदी के रुपये मांगने आया। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। कहने का मतलब यह है कि गांव का एक जमींदार था बेनी माधव सिंह। उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था लाल सिंह और दूसरे का नाम था श्रीकंठ सिंह। ये श्रीकंठ सिंह बीए की हुआ था और अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं में इनका रुचि नहीं था।
जो उनका विरोध भी करा करते थे। और कहानी का दूसरा पड़ाव है कि एक आनंदी है जिनके पिताजी तालुकादार थे और सुंदर है, सुशील लड़की है, अपनी 7 बहनों में से एक थी। उनका शादी हो जाता है श्रीखंड सिंह से। कहानी आगे बढ़ता है। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। जिस टिम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों को का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर के साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी और न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यहाँ एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को नई अवस्था को ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखी ही न थी। करने का मतलब है आनंदी के पिताजी तो बहुत बड़े आदमी, जिसके घर पर हाथी घोड़ा भी था, लेकिन इनका शादी जो हो जाता है श्रीखंड सिंह से, जो आम गृहस्थी के लोग हैं। न यहाँ पर खिड़की थी, न जमीन पर कोई फर्श था, दीवार पर तस्वीर था। अब आनंदी इसी में ढल चुक जाती है। कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी, जो आनंदी का देवर है, सीधो चिड़िया लिए हुए आया और भवास से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर इसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हारी में देखा तो घी पाँव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सभी घी मांस में डाल दिए। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाँव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिए। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा से भी बात पर तिनक जाता। लाल बिहारी को भावाज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियाँ सह लेती, मार भी सह लेती, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मारा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया और बोला, वो होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपट उज्जर ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खराउ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खराउ को रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसने अपने पति के ही बल पर पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई। श्रीखंड सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति की यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों से ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुधि न रहती थी। श्रीखंड को पिंड छुड़वाना मुश्किल हो जाता था। यह 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटी का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी कहता है, वह बड़े घर की बेटी है तो हमें भी कोई कुर्मी कहार नहीं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुआ? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीखंड खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी।
यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रश्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रश्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तिवड़ियों पर यह बल पड़े गए। झुंझला के मारे बदन से ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ मुँह झुलस दूँ। श्रीकंठ बोला, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, ये मेरे भाग का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शूर नहीं है मुझे खराऊ से मारकर यूँ न अकड़ता। श्रीकंठ ने कहा, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी बोलती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हारी में पाँव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके का बुरा भूला कहने लगा, मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं, पर किसी को जान भी न पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछूं, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया यह इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष को क्रोधगिन भड़काने में तिल का काम करते थे। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों के आड़े हाथे लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातों पर अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। कहने का मतलब है, श्रीकंठ जो आनंदी का पति है, जब श्रीकंठ बाहर से आया तो आनंदी अपना सारा बात बताती है। तो श्रीकंठ अपने बाबा जाके बोलता है कि अब मेरे साथ में निवाह नहीं हो पाएगा। बल्कि बात यह है कि श्रीकंठ खुद औरों को भी सलाह दिया करता था कि साथ मिलजुल कर रहूं। कहानी आगे बढ़ता है। बेनी माधव से घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। करीब बात तक चिंता नहीं, कोई एक की कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करती हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ बोलता है, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, मैं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सी भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके और बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब भी कुछ कभी भूल चूक हो उसे कान पकड़ो। लेकिन अब बेनी माधव सी भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब भी कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोलता है, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सी स्त्री के पीछे। श्रीकंठ बोलता है, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत कराना चाहते थे,
लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बहुत बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों का मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को तार गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों न हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोलता है, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई हो उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ बोलता है, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए जहाँ चलो जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिर दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुरका तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु वह से लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से 2.5 वजन को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 500 रुपये के पैसे लुटाए। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ा गलीनी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वह किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देता तो इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देता तो कदाचित उसे दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि मैं अब उसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा न गया। वो रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझ से कि रोता था। अब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते हुए लाल बिहारी का गला भर आया। अगला पाठ है। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए नंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह जी भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसे परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसको इतना तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि
कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं कैसे क्या करूँगी। इसी बीच में जब उसने लाल बिहारी के दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उससे रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं। आनंदी बोलते, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से वह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ बोला, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी बोला, पछताओगे, उन्हें बहुत गालिनी हो गई है और ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाली बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाली बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा, पर शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोले, मुझे जाने दो। आनंदी बोलती है, कहाँ जाते हो। लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगा। लाल बिहारी बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी बोलता है, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी बोलता है, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया ने मेरी तरफ से साफ हो गया है, भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी बोलती है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी मन न है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगाया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आज आप दो जो दंड देंगे मैं सहकर स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित होकर बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा और कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है।